बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में। आप लोगों का इस चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। इस कदर सवालात आ रहे हैं कि बड़ी खुशी होती है, और इस बात की भी बड़ी खुशी कि आप लोग सियासत के इसरार और रमूज को समझने में, और पाकिस्तान के अंदर जो गुत्थियाँ हैं इस्टेब्लिशमेंट की और इनकी जो आँख में चूली है बल्कि कहना चाहिए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी रख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और उस पर सवालात भी आप करते हैं। तो इससे काफ़ी खुशी होती है मुझे कि अगर मैं अपने दौर में जाता हूँ, शुरू में अगर अब 25-40 पहले साल जाएं, तो वहाँ तो बिल्कुल लोग यानी कि इतनी नॉलेज नहीं होती थी, जो माशाल्लाह काफ़ी लोगों में अब गेन हो रही है। और ये सोशल मीडिया का कमाल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको हफ्ते में 3 टाइम्स हम आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और मुख्तलिफ हालात हाज़रा पर अपनी राय देते रहेंगे, और आपके सवालात के जवाब भी देंगे। सवालात की तो खैर बहुतात है, लेकिन इसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिस पे लोगों ने वो कहा है कि इस पर आप अपनी राय दें। एक तो वो कहते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के नताइज हैं, इस बारे में बताइए। पेशेवर जैदी साहब ने जो फरमाया है कि भाई क्यों उन्होंने छोड़ा वो सौदे को, वो भी उसके बारे में सवाल आते हैं। फिर सज्जाद बाजवा साहब जो कि एक FIA के अफसर थे, और जब शुगर कमीशन बना था इनिशियली, इमरान साहब ने बनाया था, जब शुगर का बहरान शुरू हुआ था या कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी, तो वो उनको फिर निकाल दिया गया, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। तो उन्होंने जो अपने बातें की हैं और बताया है कि किस तरीके से वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला दोनों किस तरह मुझे कहते थे कि तुम किन किन को तुम्हें बचाना है और किन पे हाथ रखना है। तो बहरहाल इसके अलावा भी बहुत से मौज़ूआत हैं, लेकिन ये 3 पे आज हम थोड़ा सा तफसर करेंगे। पहले तो हम लोगों ने कहा नताइज पे। नताइज की बात देखिए, जो मैं कहता था, मैंने पहले कभी इस बारे में ज़्यादा बात की नहीं, कि पाकिस्तान के अंदर ये बात समझ लीजिए कि वहाँ पर इलेक्टेबल्स होते हैं, जो मैंने आपको पूरा क्लियर किया। गिलगित बल्तिस्तान एक छोटा सा इलाका है, छोटे छोटे हल्के हैं। जब इसको इन्होंने ये दी कि भाई ठीक है वहाँ असम्बली बनेगी और उनके मेम्बरान होंगे, तो फिर वहाँ पे इलेक्शन का आगाज़ हुआ, तो उसके एक अलग स्टेटस दिया कि उसका वज़ीर आला होगा, भला भला, लेकिन सूबा नहीं। लेकिन बहरहाल वो जो भी ये बनेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा और वज़ीर आला जैसी उसके इख्तियारात होंगे, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान से एक अलग उसका स्टेटस। सूबे की तो अब बात हो रही है कि इसको बनाया जाएगा। बहरहाल अब वो ज़ाहिर है कि वो इलाकों में हर जगह के आपको पता है कि जो वहाँ के जागीरदार वडेरे या उमरा या ताकवतल, उनके अपने अपने हल्के हैं, और उनको ये पता है कि भाई हमारा स्टेटस तो कुछ भी नहीं है, हमें जो कुछ भी है वो तो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू आना है। तो भाई जब ये शुरू हुआ सिलसिला हुआ इलेक्शन का, तो कौन जीता था? काफली। जब मुशर्रफ साहब ने शुरू किया कि भैया इलेक्शन करते हैं, तो काफली के ज़ाहिर उनके साथ थी, और बल्कि सब कुछ ही वो कर रही थी। सियासी जो उनका रोल था पार्टी का, वो काफली का था। तो चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही वगैरह वगैरह, उन्होंने जनाब पूरी सीटें जीत ली, हुकूमत उनकी बन गई। उसके बाद बेनज़ीर साहिबा की जब डेथ होने के बाद पीस पार्टी हुक्मरान आई, अज़हरी साहब सदर बने और गिलानी साहब, तो इन्होंने क्या 15 सीटें इनको मिल गई। वो सारी के सारी टोली जो वहाँ थी काफली की, वो यहाँ शामिल हो गई। वो टोले क्योंकि अब 30 सीटें वो जीत गए, उन्होंने 15 सीटें ले ली, हुकूमत बना ली। वो जब गए और नवाज शरीफ साहब आए, तो फिर वो पूरा टोला वहाँ चला गया, और उन्हें इलेक्टेबल से अपनी बना ली पूरी की पूरी हुकूमत। वही तकरीबन 14 सीटें नवाज लीग को मिल गई। अब वही कहानी यार, एक आजकल हुकूमत किसकी है? PTI की। तो वो सारा एलिमेंट टूट टाट के इधर उधर से फिर उसमें जमा हो गया। अब सीटें कितनी हो गई? 10 सीटें पर PTI को मिल गई। तो कहने का मकसद क्या है कि यार बात यह है कि जब तक आप लोगों को माशी तौर पर आज़ाद नहीं करोगे, जब तक नजरियाती पार्टियां नहीं बनेंगी,
तब तक कुछ नहीं होने वाला। वो अपने जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपने इधर से उधर, उनको तो पैसा चाहिए कि वो जो मैं बार बार कहता हूँ कि 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ बनाओ, वही कहानी है ना भाई। तो वो इधर से उधर हो जाते हैं। उनका ना ताल्लुक इससे है कि वो पीस पार्टी को वोट दे रहे हैं या नवाज को वोट दे, मतलब कि टिकट पे लड़ रहे हैं या पीस पार्टी के पे लड़ रहे हैं या किससे लड़ रहे हैं। और उनका तो पता है यार, हुक्मरानी इसके पास है, फेडरल गवर्नमेंट इसकी है, बाबा इसकी पार्टी में चले जाओ, माल बनाओ, मजा बढ़ाओ, मजा उड़ाओ। तो वो सिलसिला आपके सामने मौजूद है। तो कहने का मकसद यही है जो मैं बार बार हर एक से कहता हूँ कि भाई निज़ाम को बदलो, निज़ाम को बदलो। अब जरदारी साहब, वो बिलावल साहब पहुंचे, बड़े जल्द से कर भाई क्यों दें वोट तुम्हें लोग, क्यों दें, वाई? आपका कोई नज़रिया पार्टी तो नहीं है ना, कोई नज़रिया हो भाई। भुट्टो साहब को दिया था वो रोटी कपड़ा और मकान का नारा जब लाए थे, जब क्या अय्यूब खान ने 22 ख़ानदान बना के और पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को करके और उसमें उनको कंट्रोल कर दिया था। गरीब गरीब तर हो रहा था और अमीर अमीर तर हो रहा था। जो उनके वजीर खजाना शुएब साहब थे वो दड़ा दड़। अब इस पर भी बड़ी बहस होगी, तो इमरान साहब ने जब भी अपनी इंटरव्यू में कहा है कि साहब सबसे गोल्डन दौर तो बस वही था, अय्यूब खान ने क्या सनती तरक्की की थी। अरे भाई, अय्यूब खान ने सनत की ज़रूर की थी, सनती तरक्की, लेकिन उसकी सियासी तौर पे जो उन्होंने गलतियां की जिसकी वजह से बांग्लादेश बना, एक पाई का हिस्सा उनको नहीं गया। यहाँ की फैक्ट्रियाँ बनती थी, यहाँ पे जो है ना कारखाने लगते थे, और सारे खाम मंडी क्या थी, बांग्लादेश, क्योंकि उस जमाने मशीकी पाकिस्तान था कि सारी चीज़ें वहाँ कर। तो वो जो बीज आपने बो दिया था ना, आपको 1 यूनिट बना के और ये करके और आमने सामने पैरिटी की बुनियाद पे बंगाल अक्सरियत में थे, आप उसको देना नहीं चाहते थे, यहाँ पे सनतें लगाते थे, वहाँ जाके उनको वहाँ पे जाते थे, टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज यहाँ लगी। तो आपने, मैं ये कहता इंडस्ट्रीज लगी, लेकिन क्या किया आपने, सियासी तौर पर मुल्क को मफलूज कर दिया। आपने वो बना के 22 ख़ानदानों का टूला, और उसका फैज़ चारा ने नीचे नहीं पहुंचा पब्लिक तक। देखिए, सनती तरक्की और जो यहाँ पे कामयाब आजकल जो निज़ाम चल रहा है, जिसे हम कहते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम, भाई इसकी भी बुनियाद है कि वो सबसे पहले यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, ये लोग सबसे पहले आवाम को देखते हैं कि यार उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। क्या उसको रोटी मिल रही है, उसको रोज़गार मिल रहा है, उसको तालीम मिल रही है, उसको सेहत मिल रही। वो चीज़ें बेनिफिट देने के बाद फिर वो भले लूटते हैं, कसूटते हैं, कंपनियां बनती हैं, फैक्ट्रियां बनती हैं, माल बनाए जाते हैं, सनतकार बनते हैं, ठीक है। आपने बेसिक चीज़ें तो बंद कर दी, 1 पाई नहीं। 2% आप तालीम पे खर्च नहीं करते, 2% आप सेहत पे खर्च नहीं करते, लोगों के लिए बेरोजगारी कोई अलाउंस नहीं है, रोज़गार के कोई ज़राए नहीं है। और हाँ भाई, वो हमारे मासूम वजीर, मैं तो मासूम ही कहूँगा, ज़ाहिर एक बेचारा बॉलर बन गया वज़ीर आज़म, सियासी तरबियत तो है नहीं। अय्यूब खान का दौर सुनहरा दौर, अरे भाई मेरे, अय्यूब खान का दौर सुनहरा दौर, उसके तो अलमिया है जो वहाँ पे आग लगी जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। आप लोगों के हक दीजिए, लोगों को रोटी कपड़ा मकान पहुँचाइए, उनकी बुनियाद, उसके बाद आप लूट मार के दरवाजे खोल दीजिए, परवाह नहीं, दबी रख। तो भुट्टो साहब नहीं हुए थे जो कि 22 ख़ानदान का किल किया था। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को आप बुनियादी चीज़ें दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, लगाइए, बहुत अच्छी बात है, रोज़गार पैदा होगा, लेकिन फिर वहाँ पे जो लेबर काम करती है उनको भी तो ट्रेड यूनियनिज़म का वो दीजिए, ताकि वो वहाँ पर अपने उनको हुकूक मिले। क्योंकि जो कुछ पैसा है ना, जब पैसा कोई कमा रहा है तो उसका फिर कुछ ना कुछ परसेंटेज नीचे तक बढ़त तो आनी चाहिए। देखिए, इनकलाब ईरान क्या था, बड़ी खुशहाली थी, और बड़े रज़ा शाह पहलवी साहब, ये पैसा बरस रहा है, तेल ही तेल, लेकिन क्या अमीर अमीर तक और गरीब गरीब तक। तो इनकलाब क्यों आया? लोगों ने कहा हमें क्या मिल रहा है, तेल के पैसे आ रहे हैं यार, पर रुपये एक्सपोर्ट हो रहा है, बड़े बड़े इतने बैरल्स की बैरल निकल रहे हैं, लेकिन उसको कर क्या किया जा रहा है, उसको जनाबे वाला खास लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बादशाह बने, वजीर बने हुए, सब उसी खानदानों के खानवादे लूट रहे हैं। आम आदमी को तो कुछ नहीं मिल रहा ना यार। आम आदमी की पहली बुनियादी ज़रूरियात पूरा करो,
उसके बाद हर काम करो। और पाकिस्तान में तो मसला भी और कि साहब वो बंगाल को कौन दे हक, तो बंगाल को निकाल बाहर किया, बंगाल टूट गया। फिर यहाँ पे बलूचिस्तान की हालत क्या है, सरहद की हालत क्या है, सराइकी बेल्ट की हालत क्या है। अरे भाई मेरे खुदा के लिए, तो नज़रियाती पार्टियां, बात वहाँ से वहाँ निकल गई कि ना बिलावल साहब की नज़रियाती पार्टी है, ना नवाज साहब की है, ना इमरान साहब की है। तो वहाँ का आदमी अगर उठे भी, चलो गरीब मैं गली गली कुछ कुछ जाता हूँ, लोगों के दरवाजे पीटता हूँ, क्या करेंगे वो? कुछ नहीं भाई। या तो लोग मरने मारने पे आएंगे, हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, ठीक है हमारे वडेर के खिलाफ बोल रहा है, हमारे चौधरी के खिलाफ बोल रहा है, हमारे खान के खिलाफ बोल रहा है, हमारे जो है सरदार के खिलाफ बोल रहा है, जवान है हमें हुकूक दिलाएगा, चलो भाई। तो वो बंदा जाएगा, जान भी देगा, कोड़े भी खाएगा, मरेगा भी, तब तो वो पार्टी ये है कि चलो इस बुनियाद पे वोट पड़। अब वोट पड़ने की जब आपकी पार्टी नज़रियाती नहीं, तीनों पार्टी नज़रियाती तो नहीं है ना, आप वहाँ जा रहे हैं कि वोट दे दो, तो गुजारे है कि वहाँ पे वोट का क्या ताल्लुक है। वो जो लोग हैं जिनके अपने अपने इलेक्टेबल्स हैं, उनको पता ये हमारे सब गुलाम हैं, माशी तौर पे आज़ाद तो नहीं है, सब गुलाम हैं। उन गुलामी से निजात की बात करोगे तो शायद लोग आपके साथ आएंगे ना। आप उन्हें, वो गुलाम है, वो उनके गुलाम है, वो देखते हैं यार ये पीटीआई की हुकूमत है, इनको दे दो फेडरल में, ये नून लीग की हुकूमत है फेडरल में, उसको पास शामिल हो जाए, वोटिंग पर शामिल हो जाते हैं, उन्हें टिकट लेते हैं, वो जीत जाते हैं। तो ये सब बेकार बात है। जमहूरियत की रूह क्या है? पहले माशी आज़ादी, आप माशी तौर पे आज़ाद हैं, उसके बाद कोई मसला नहीं, फिर आप वोट देंगे तो अपनी मर्जी से देंगे। अभी आप गुलाम हैं, गुलाम। आपको उसी वडेरे को देना है कि वो जैसे हमारे यहाँ कहते थे कि भाई जुल्म भी वो करे हैं और फिर जाऊं भी इंसाफ के लिए उसी के पास। तो मेरे भाई यही है कि भाई वही जालिम है, वही वडेरा है, रात भर वह या दिन भर जो मुजालिम ढाता है, फिर जब इंसाफ के लिए भी उसी के पास जाते हैं कि साहब वो कहेगा भाई मैंने जुल्म किया, उसके बाद क्या बोलेंगे आप? तो इंसाफ तो नहीं मिलेगा। तो जब से पहले खुदा के लिए ये बात को समझिए, लिहाजा ये सब सानवी बातें। हाँ, अब इसके इम्पैक्ट पे हम बहस कर सकते हैं कि देखिए इस गेम को दो तरीके से एंगल दिया जा रहा है। एक एंगल ये था कि साहब बिलावल साहब इन टच हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, आर्मी से, और फिर वो जो है उन्होंने फोन भी किया, बातचीत हुई, ये हुआ, तो उसकी वजह से होगा क्या कि वो जो है आएंगे, बिलावल साहब को शायद जिता दिया जाएगा और जीत जाएगी, वो हुकूमत बन जाएगी, फिर इसका ये होगा और वो होगा, आर्मी का इशारा होगा और इलेक्टेबल सब उसकी वजह फिर इस पार्टी में चले जाएंगे। और भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये इतना खेल जो होता है ना, ये ऐसा नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट का जो तरीक़ाकार और ये नहीं होता कि उनको बिलावल साहब की ताकत क्या है, क्या उसकी क्या है, और इमरान से वो लड़ाई इस महाज पे क्यों लेंगे। पहले तो ये पता लगे ना कि आप में ताकत क्या है। दो जलसे जुलूस करने से ताकत नहीं होती, ताकत के लिए आपको बहुत आगे जाना पड़ता है। अब आप ताकत दिखाइए, जो मैंने कहा था कि बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है ना, तो ये बातें मैं हर एक को डिफाइन करता था। भाई पहले आप अपनी ताकत दिखाइए, उस नहज पे ले जाइए। बात करना चाहती है पोजीशन, ये नहीं कि बिल्कुल वो मतलब इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है, उनका मतलब ये कि ठीक है यहाँ का तरीकाकार है वो ठीक है, हमने फेयर इलेक्शन करे, हमने दांधी नहीं की साहब, इलेक्टेबल वहाँ के वहाँ चले गए, वो तो गवर्नमेंट है, तुम अगर शामिल कर लेते हमें क्या था। लेकिन हम सब रस्सी शामिल कराएं, जैसे ही चाहते सोचें कि यार जैसे उन्होंने करवाया था, रातों रात काफिली बनवा दी थी, रातों रात पेट्रियट बन गई थी, और रातों रात जनाब जो है नए इमरान की पार्टी में तमाम इलेक्टेबल्स शामिल कर दिए थे, रातों रात जो है वो बलूचिस्तान असम्बली को तोड़ के वो हो गए थे, बाप बन गई थी, और रातों रात जो तमाम जिस सराइकी बेल्ट के लोग थे वो उनको तोड़ के शामिल करा दिया गया था पीटीआई में, और फिर पीटीआई को फिर हुकूमत इसी तरह दिलवाई कि तो यार वो बहुत आगे की कहानियाँ होती। पहले आप ताकत दिखाइए कि वो रोल तो पता लगे कि आप में ताकत और स्ट्रेंथ क्या है, फिर बात आगे चलती है, फिर बात होती। फिर उसमें भी जाहिर है कि स्टेक होल्डर कौन है, जरदारी साहब तो नहीं है, नवाज शरीफ पंजाब की आवाज़ या सेंट्रल पंजाब की आवाज़ तो वो है, तो वो क्या कहता है। और फिर इमरान की भी ज़ाहिर एक बहुत बड़ी ताकत है, ज़ाहिर उसके भी तो फॉलोवर्स हैं ना, तो अब उनको बैलेंस करना कि भाई इमरान को कैसे बैलेंस करना है, नवाज़ को कैसे बैलेंस करना है, और बिलावल साहब को कैसे करना है, तो उनको एक नुक्ते पे कैसे लाएंगे आप। वो जो कहानी है ना, नुक्ते पे लाने वाली बात है कि कोई ऐसे आदमी पे मुत्तफिक हो जाएं। इमरान साहब को ही छोड़ेंगे वज़ीर आज़म से,
कोई बहुत बड़ी ताकत जब आ जाएगी और जिसकी वजह से ऐसा बड़ा बुरहान क्रिएट हो जाएगा, तभी तो आर्मी कहेगी कि यार देखो मेरे भाई, वरना वो कहेगा ओए मुझे आप लेकर आए, ये किया, सब कुछ मैं आपके खातिर कर रहा हूँ, और जब बुरा वक्त आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आप इतनी मजबूर कर देते हैं तो तब बात शुरू होती है, तब ये बात होती है कि हाँ भाई ठीक है, बात कर लेते हैं बैठ के। तो मतलब उन्होंने बता दिया हमें कोई ताल्लुक नहीं, ताकत तो दिखाओ, हम ठीक है, हम अगर कोई रोल भी हमें प्ले करना पड़ेगा हम करने पे तैयार हैं, हमें कोई, लेकिन आप में ताकत क्या है, आप दिखाइए तो, जल्द से जुलूस दो चार करने, आप ताकत दिखाइए, आप कीजिए, उसके बाद फिर वो फैसला करेंगे कि ताकत कितनी है, फिर वहाँ इमरान को कितना फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं और इमरान किस हद तक पीछे जा सकता है और किस हद तक, क्योंकि ज़ाहिर है वो क्यों छोड़ेगा, वो तो वज़ीर आज़म है और उसको नज़र आ रहा है, जो बार बार वो ये कह रहा है कि भाई मुझे तो रखें आप मार्च तक, अब ताकि मैं सेनेट पे कब्जा करके ये करके फिर दम बस कलंदर, फिर तो मैं इनको ऐसी की तैसी कर दूंगा दोनों की, जो पार्टियाँ चीख रही हैं। तो आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। तो ये बात है। दूसरी बात तो आप देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे जलसे जुलूस होते हैं, क्या रंग होता है, क्या रंग होता है, या इन्हीं के लोग गायब हो जाते हैं जो सुनने में आ रही हैं। बहुत सारी बातें फैल रही हैं कि साद रफ़ीक और ख्वाजा आसिफ और बला बला बड़ी रूमर्स हैं कि वो किस तरीके से अंडरग्राउंड बिहाइंड द सीन कितने लोग आपके साथ, जब तक लाहौर का जलसा होता है तब तक कितने लोग नवाज के बयानिए पे कायम रहते हैं, नंबर 1। और कहाँ तक आगे जाने, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग, तो मैंने कहा ना, ये कोई भी इसमें से नज़रियाती तो कोई नहीं है यार, किसको ज़रूरत है कि कुर्बानी देने की यार, यानी जो कुर्बानी से मुराद कोड़े खाना, जेल जाना, मरना, रोडों पे खून, ऐसा कोई नहीं है। तो ना ये होता है कि कितने लोग साथ देते हैं, कितना जलसा कर सकते हैं, इस तमाम चीज़ें की पता लगेगा जलसे जुलूस हो और ये, तब आपको अंदाज़ा होगा। बाकी दूसरा सवाल लोगों ने किया है कि भाई शब्बर ज़ैदी की जहाँ तक बात है कि देखिए वो तो आपको पता है और हमें भी पता है कि पूरे वो तो 5 करोड़ लगाते हैं, 50 करोड़ कमाने आते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म भी ब्लैकमेल होते हैं कि यार मुझे तो अक्सरियत चाहिए, अगर यही बदल गए तो मुझे वोटर बनाओ, कॉन्फिडेंस हो जाएगा मेरे खिलाफ, है ना बात। तो वो ज़ाहिर उनकी बातें करते हैं तो वो भी कहते हैं, तो वो इस तरीके से एंगल से वो अपने जो बजटिंग करते हैं या अपने असासे जो हैं उनके, और उनको जो आगे पीछे घुमाते हैं। तो वही बात उसने कही कि भाई ये तो कोई नहीं कर सकता इनको, यहाँ जो टैक्स वैक्स का निज़ाम और ये और वो और ये, इनको से ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा जाल है कि वो निज़ाम को क्यों नहीं होता, पूरी दुनिया में निज़ाम हो जाता है, यहाँ क्यों नहीं होता। उसकी वजह ये ना कि बनाने वाले हुक्मरान वक्त जो आते हैं तो उनको अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं ना भाई, तो वही वडेरे, वही इलेक्टेबल्स, वही चोर, वही डाकू, चेहरे बदल देते हैं। कभी वो इमरान को बनाते, इमरान की पार्टी बन गई तो जरदारी की पार्टी बन गई है, तो बिलावल की बन गई, तो नवाज की बन गई। अरे यार उससे क्या होने वाला है, चेहरे नहीं समाज को बदलो, चेहरे नहीं समाज को बदलो, लुटेरों के राज को बदलो। इसी तरह सज्जाद बाजवा साहब वो कह रहे हैं यार मुझे कि जब कमीशन बनाया, जिस वक्त जो स्कैंडल इतना बड़ा हुआ कि यहाँ से शक्कर की कीमत ये करके और एक्सपोर्ट की इजाज़त देखी, और सुबह जो अफगानिस्तान जारी, जबकि वो जाती नहीं थी, सिर्फ फेक कागज़ पे होता था, अफगानिस्तान में कुछ नहीं जाता था। तो वो साहब जो बने FIA की तरफ से उनको बनाया गया, बाकी और भी बहुत सारे मेंबर आते मुख्तलिफ जगह। वो बाद में पता लगा यार ये बंदा तो, वो बकौल उसके कि मैं ऐसी बातें कर रहा था कि जब उन्होंने कहा तो वो सारे तो वो लोग थे, चाहे वो मुख्तियार साहब हों, खुसरो मुख्तियार हों या जहांगीर तरीन साहब हों, जो भी माफिया है शुगर की माफिया, पूरा का पूरा। और ज़ाहिर है कि वो राइट हैंड है नवाज इमरान साहब के, और वो है कि उनके बगैर तो ज़ाहिर उनको चाहे कुछ भी हो जाए मिनिस्ट्री से, आज तक मुख्तियार खुसरो और उसका भाई प्रोविंशियल में और फलां इसमें, और सारा ग्रुप वही है, क्योंकि ये तो उनको हिला भी नहीं सकते भाई। उन्हें पता है कि इमरान को पता है 1 करोड़ के लगा के 5 करोड़ लगा के 50 करोड़ बनाने दो यार, मेरा साथ तो दे रहे हैं, मेरी हुकूमत तो चल रही है भाई, तो कोई कुछ नहीं है। तो वो बातें आएंगी, ऐसे आती रहती हैं। जैसे रिटायर हुए थे तो उन्होंने क्या बताया था, डायरेक्टर जो FIA के, तो ये तो बहुत सारी बातें हैं उन्होंने, बहुत हर आदमी ने बहुत सारी बताई हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता जब तक लोग उठेंगे नहीं और लोग बात नहीं करेंगे। लोग जो हैं नज़रियाती कोई पार्टी करे वो नहीं बनाएंगे, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं लाएंगे जो अवाम से पैदा हो, तब तक ये मुल्क इसी तरीके से
उथल पुथल चलता रहेगा। गरीब को कुछ नहीं मिलने वाला। इस कदर बुरी हालत है पाकिस्तान में कि गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर, लूट का बाजार गर्म है। उसके से अखलाक की अकदार ख़त्म हो चुकी है। पैसा लाओ, सब बेच दो। ना मज़हब है, ना इंसानियत है, ना अखलाकियात, सब का जनाजा निकल चुका है। तो अब यहाँ तक, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर तफसीली बात होगी। और हो सकता है दूसरी बातें हो। मेरा प्रोग्राम हो रहा है कि अब मैं यूएस की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ से हम प्रोग्राम करेंगे और कुछ घूमने फिरने की भी बातें होंगी। खट्टी बातों के साथ कुछ मीठी बातें भी होंगी। जब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।